डिस्प्ले So last class we started discussion about cost accounting, right है? Cost accounting basically दो तरह का accounting होता है. कौन सा? Integrated and नॉन इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड का मतलब क्या था? फाइनेंशियल और कॉस्टिंग का एक ही साथ बुक्स मेंटेन होगा, राइट? जब इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तब अपन पर्सनल एंड रियल नेचर के नाम्स यूज करते हैं क्योंकि वो एक साथ में हो रहा है. लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड उसमें क्या था? कॉस्ट अलग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग होता है, राइट? उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, राइट? रिकंसिलिएशन बोलिए एक नया कंसेप्ट सीखना पड़ेगा. इज इट क्लियर? जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में अंडर नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम कोई भी अकाउंटिंग करेंगे तो इंस्टेड ऑफ पर्सनल एंड रियल नेचर हम क्या यूज करेंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, राइट? और हर एक लेजर के पीछे क्या नाम आता रहेगा? कंट्रोल 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 कंट्रोल. आई बात समझ में? प्रोसेस क्या था पता है ना? सबसे पहले स्टोर, ठीक है? स्टोर लेजर कंट्रोल. स्टोर में गुड्स बाहर से खरीदते हैं और या फिर रिटर्न कर देते हैं, ठीक है? वो एंट्री. उसका स्टोर से कहां आता है माल? वर्क इन प्रोग्रेस, जहां मशीन जहां काम होगा मेरा, WIP कंट्रोल में, ठीक है? फिर वहां पे लेबर भी लगेंगे तो लेबर को हम पे करते हैं वेजेस कंट्रोल से, राइट? वेजेस कंट्रोल में पेमेंट होगा. वहां से जितना रिलेटेड टू डायरेक्ट है वो WIP में चार्ज हो जाएगा और जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड. इफ एडमिनिस्ट्रेशन का है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, राइट? फिर और क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा. फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा आप कहां चार्ज कर देते हो? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल. अब ये सारे खर्चे ऐड होके हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कुछ प्रोडक्ट बन चुके होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग WIP पड़ा रहेगा और फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा. फिर हम और एक खर्चा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक कॉमन बनेगा जिसके अंदर में फैक्ट्री का भी रहेगा, ऑफिस का भी रहेगा. फैक्ट्री वाला चार्ज कर देंगे कहां? फिक्स फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है? फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में चार्ज हो जाएगा. फिर फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल से हम कहां चले जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स में. उसमें फिर और एक खर्चा आएगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी आ जाएगा. तो वहां से अपन चले जाएंगे कॉस्टिंग P&L में. आई बात समझ में? यहां तक प्रोसेस क्लियर था? डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट क्लियर था? इफ कोई भी एक्सपेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है इसका मतलब क्या है? कोई भी एक्सपेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है. ओवर एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? जितना खर्चा हुआ उससे ज्यादा चार्ज कर दिया, राइट? खर्चा होता है तो किस तरफ रिकॉर्ड करते हो? चार्ज करते हो तो सपोज आपका खर्चा हुआ 10,000 और आपने चार्ज किया 15,000, तभी ओवर एब्जॉर्ब होगा. 10,000 डेबिट में लिखा, 15,000 क्रेडिट में लिखा. इस लेजर को हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे या क्रेडिट बैलेंस? तो तुमने तो बोला डेबिट बैलेंस का मतलब ओवर एब्जॉर्ब होता है. अरे डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब आपका एक्सपेंसेस ज्यादा हो रखा है, चार्ज कम किया हुआ है, इसका मतलब होता है अंडर एब्जॉर्ब. और क्रेडिट बैलेंस का मतलब है ओवर एब्जॉर्ब. आपने क्रेडिट ज्यादा कर रखा है मतलब आपने चार्ज ज्यादा कर रखा है, एक्चुअल में एक्सपेंसेस उतना हुआ ही नहीं था. इज इट क्लियर? डेबिट बैलेंस का मतलब अंडर एब्जॉर्ब, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवर एब्जॉर्ब. क्लियर है यहां तक? अब देखो लास्ट क्लास में कुछ तो किया ही था. इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था और इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया था. इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो क्या बोला यहां पे. क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए. इंटीग्रेटेड है मतलब एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है, इसका मतलब हम पर्सनल रियल सबके नाम यूज करेंगे. इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो नॉर्मल जर्नल है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा चाहिए ये वाला, इतना ज्यादा काम नहीं आता है.
पहला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, रॉ मटेरियल परचेज। अब जब हम खरीदेंगे तो क्या होगा, या तो कैश परचेज होगा या फिर क्रेडिट परचेज होगा। तो रॉ मटेरियल कहां जाता है, स्टोर लेजर, स्टोर लेजर, ठीक है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। अब हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या करेंगे, या तो क्रेडिटर्स या फिर बैंक। कैश परचेज होगा तो बैंक, क्रेडिट परचेज होगा तो क्रेडिटर्स। अब हमें तो पता ही नहीं है क्या है, तो हम दोनों लिख देंगे। क्या चीज, वो अलग है, वो ट्रांजेक्शन अलग। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कितना माल आ जाएगा स्टोर में। अब यदि कैश परचेज है तो टू बैंक, या फिर अब हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे अंडर इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नरेशन नथी चाहिए, लिखना है तो लिख लेंगे क्या। being raw material purchased क्लास 11 में जैसे जर्नल सीखा था वैसे ही जर्नल करेंगे यहाँ पे। डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, स्टोर से WIP जा रहा है तो एंट्री क्या होगा, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। being material issued to प्रोडक्शन। हाँ लिख लो, प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही क्वेश्चन में लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेजेस पेड, जिसमें 30% इनडायरेक्ट है, तो क्या करेंगे, पहले तो पे करेंगे, तो हमारा वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना था, अब जो डायरेक्ट है वो कहां चला जाएगा, WIP, और जो इनडायरेक्ट है फैक्ट्री ओवरहेड। तो WIP कंट्रोल डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। being wages charged to production and factory overhead। क्लियर है, ये सब तो लास्ट क्लास में किया था, बस अपन क्या कर रहे हैं, अब जो जहां जहां कॉस्ट लेजर कंट्रोल यूज कर रहे थे वहां एक्चुअल अकाउंट यूज कर रहे हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोले तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। तो खर्चा किया हमने तो क्या एंट्री होगा,
यस, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना किया? being expense incurred next चार्ज टू प्रोडक्शन। ठीक है भाई, प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर दो। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। 90 ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ज्यादा चार्ज कर रहे हैं ना कम चार्ज कर रहे हैं? पक्का? फैक्ट्री ओवरहेड में एक खर्चा हुआ 36,000 लेबर का, एक खर्चा हुआ 84,000। वैसे देखे तो कम ही चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। पिंक फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू WIP या चार्ज टू प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या हो रहा है? इनकर्ड किया ना हमने, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। being cost incurred 20,000। फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट, यानी इसको हम कहां डाल देंगे? यस, WIP से फिनिश गुड्स में आया होगा। एट कॉस्ट बोला है, यानी इतना खर्चा लग चुका बनाने में, तो WIP से फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट 2 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, हाँ। अब सेल्स किया तो पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा फिनिश गुड्स को, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को डालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या आता है? फिनिश गुड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आते हैं ना, तो दोनों डालोगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स हर थोड़ा देर होता नहीं, लाइट चला जाता है। ये ठीक है। फिर बोला सेल किया 2,90,000। सेल करने से एंट्री क्या होता है?
या तो बैंक या फिर नॉर्मल सेल्स का एंट्री। कॉस्ट नहीं बिकता है ना, सेलिंग प्राइस बिकता है। हाँ, फिर क्या बोला? डेटर से पैसा मिला, क्रेडिटर को पैसा दिया। डेटर से पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिंग पेमेंट रिसीव्ड। कितना मिला? 69,000। फिर क्रेडिटर को पे किया। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000। बिंग पेमेंट made to creditor वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जब इंटीग्रेटेड होता है तो। अरे इस पे क्वेश्चन ही नहीं बनता, असली क्वेश्चन नॉन इंटीग्रेटेड में ही बनता है, क्योंकि वहाँ पे एडजस्टमेंट अकाउंट है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है, और प्लस रिकंसिलिएशन का कंसेप्ट भी है। तो इंटीग्रेटेड में तो नॉर्मल जैसे जर्नल एंट्री करना है वैसे जर्नल पास करना होता है, नथिंग मोर देन दैट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? हम्म, ये तो इजी सा था, इंटीग्रेट बस एक क्वेश्चन करना था अपन को ताकि समझ जाए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, अदरवाइज इतना नीड नहीं था। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे भाई जी। इलस्ट्रेशन नंबर 4। In the absence of the chief accountant, you have been asked to prepare a month's cost accounts for a company which operates a batch costing system fully integrated with the financial accounts. Oh, 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 oh. क्या बोल रहा है? इसका मतलब इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, पर्सनल और रियल अकाउंट का नाम यूज करेंगे। और बैच कॉस्टिंग सिस्टम ये क्या है? यानी इसके प्रोडक्ट एक एक करके नहीं बनते, बैचेस में बनते हैं। जैसे आपने बेकरी देखा है, बेकरी में जितने भी आइटम बनते हैं बैचेस में बनते हैं, एक एक बिस्किट बनाता है क्या कोई? एक बैच सांचा पूरा का पूरा बनेगा ना, तो वो बैचेस में काम होता है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसे हैं जहां पे एक एक यूनिट बन ही नहीं सकता, वो बैचेस में ही बनेगा, राइट। लेकिन कुछ ऐसे है जहां पे एक एक यूनिट करके बनता है, जैसे कि कार, भाई एक एक सेपरेटली बनता है ना, उसमें कोई बैच में थोड़ी ना एक बार में तो इतना ही कार बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बैच कॉस्टिंग सिस्टम बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो बैच वाइज हो रहा है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, ये सारा डेटा दे रखा है, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, और प्लस अपॉइंट भी किसको किया है? आपको। आपको अपॉइंट किया तो आप ही बनाओगे, पैसा वैसा नहीं मिलेगा ये सब काम का, लेकिन करके देना पड़ेगा, उपाय नहीं है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में बैलेंसेस दिया हुआ है, ठीक है जी, वेरी गुड। ये प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड ब्रॉड फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, तो समझ लो नहीं आयो।
प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंट्स में पढ़ा ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस कभी कभी नेक्स्ट पीरियड का भी हम करंट पीरियड में पे कर देते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस है अपना, कोई बात नहीं, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड का। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ दिया हुआ है, नीचे बोलियो के है द प्रोडक्शन ओवरहेड परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस टू WIP, यानी प्रोडक्शन ओवरहेड को जब आप चार्ज करोगे WIP में, इट विल बी 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ऐसे नहीं जितना खर्चा हुआ सारा चार्ज कर दोगे, क्योंकि कॉस्टिंग में हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। 150% आप WIP में चार्ज करोगे, इसका मतलब यही है। प्रिपेयर करना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है? स्टोर लेजर, WIP, finished goods, P प्रोडक्शन ओवरहेड, C कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इतना बनाओ, फटाफट ड्राफ्ट करो, मेरी जरूरत है इसमें भी। चलो पहले ड्राफ्ट कर लेते हैं ना, एक ड्राफ्ट कर लोगे लेजर्स तो आइडिया लग जाएगा फिर। जैसे याद है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ा था आपने, ओ सिलेबस से हट गया, स्मार्ट। बट फाउंडेशन में आपने कहीं ना कहीं एनपी और फाइनल अकाउंट तो पढ़ा होगा, लेजर्स। तो फाइनल अकाउंट एक साथ में बना लो, लेजर फिर ड्राफ्टिंग करते रहो, वैसे ही यहाँ पे करो, जितने लेजर्स मांगे हैं उसको ड्राफ्ट कर लो। पहला था स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, 4-5 लाइन का, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम क्या क्या एंट्रीज होती है, तो 4-5 लाइन से ज्यादा चाहिए नहीं। क्या आपके पास क्वेश्चन में स्टोर लेजर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? कितना? ठीक है, 4-5 लाइन छोड़ दिया, फिर कौन सा बनाना है? WIP कंट्रोल। ये स्टोर से थोड़ा सा बड़ा, क्यों? क्योंकि इसमें स्टोर का भी आता है, वेजेस का भी आता है और ओवरहेड्स का भी आता है। 5-6 लाइन। क्या इसका ओपनिंग बैलेंस पता है? ठीक है, फिर ड्राफ्टिंग हो गया। ड्राफ्टिंग हो गया क्या? तो अब क्या है फिर? पहला ट्रांजैक्शन मटेरियल खरीदा, तो एंट्री क्या होगा?
टू बैंक या टू क्रेडिटर, कुछ भी हो सकता है। तो टू बैंक स्लैश, हमें तो पता नहीं है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। कितने का खरीदा? ठीक है। इशू टू प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री मेंटेनेंस बाय WIP कंट्रोल बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। इसका मतलब WIP कंट्रोल का डेबिट में भी लिखेंगे, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, और फैक्ट्री ओवरहेड का भी डेबिट में आ जाएगा, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। वैसे वहां पे टर्म यूज कर लो प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि अपने तो वही लेजर बनाया ना। तो भाई फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लिख के हम लिखते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। जो लेजर है उसी का नाम यूज करते हैं। ये क्लियर है? मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस। ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया? किसी का तो ब्रांच अकाउंटिंग का कंसेप्ट चमकना चाहिए। स्टोर वाले ने WIP वाले को दे दिया, एक बैच में यूज होना था, नहीं हो रहा, दूसरा में हो रहा है। कुछ नहीं करना, क्या लेना देना है, यूज तो हो ही गया प्रोडक्शन में। अरे पहली बार में नहीं हुआ, सेकंड टाइम में हो गया, हम क्यों इसकी अकाउंटिंग करें? एक बैच में नहीं होकर दूसरा बैच में यूज हुआ, एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट में तो काउंट होगा ना। तो मुझे कुछ करना ही नहीं है इंटर बैच ट्रांसफर का, राइट? इंटर बैच ट्रांसफर कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि स्टोर से तो निकल चुका, वापस तो आया नहीं है कहां? WIP में। WIP में अलग अलग बैचेस बन रहे हैं, तो एक बैच से दूसरे बैच में ट्रांसफर किया, क्या फर्क पड़ेगा? WIP का WIP में तो है। क्लियर है? आगे चलो। टोटल वेजेस पेड, ओ माय गॉड, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा। बिना बनाए भी हो सकता है क्वेश्चन। हाँ, बिना बनाए भी कर सकते हो, क्योंकि वेजेस कंट्रोल तो मैच हो जाएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है। पहले आप करोगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर वेजेस कंट्रोल का क्रेडिट में कहां ट्रांसफर कर दोगे? बाय WI स्टोर, वेजेस स्टोर में कहा? WIP एंड फैक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना? तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं WIP कंट्रोल का डेबिट में टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट कितना, एंड प्रोडक्शन ओवरहेड का डेबिट में कोई बाद में कंफ्यूज मत हो जाना। यदि होएगा तो वेजेस कंट्रोल बना लो रफ में, वर्किंग नोट में, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा लास्ट में। यहाँ कॉस्टिंग P&L का नीचे में बना सकते हैं अपन, टू बैंक अकाउंट 30,000 बाय WIP कंट्रोल 25 बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 5। काम खत्म। नहीं देना ही पड़ेगा ना, वरना हम कैसे मानेंगे भी कि कौन सा वेजेस कहाँ का है? फिर हम सारा WIP में चार्ज कर देते हैं, हम यही मानते डायरेक्ट है, तो क्वेश्चन देगा ही। ठीक है? डायरेक्ट वेजेस
चार्ज टू बैचेस। देखा देखा, गड़बड़ी हो गया ना। अभी ये पूरा का पूरा नहीं चार्ज करना, कितना करना है? तो यानी यहाँ पे बाई WIP कंट्रोल कितना आएगा? 20,000। और उधर WIP कंट्रोल का डेबिट में 20,000 आएगा, 25,000 नहीं आएगा। तो इसका मतलब बाकी 5,000 का खर्चा कहाँ? कुछ बोला है क्या? नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स। नॉन प्रोडक्टिव का मतलब हो गया इनडायरेक्ट। पेमेंट तो किया ही होगा हमने, बट ये मेरे लिए डायरेक्ट खर्चा नहीं है, क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ये मेरा, तो ये कहा जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में। ये 10,000 हो जाएगा। क्लियर है? वहां लिख के रखना, नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम जो होता है इट्स एन इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, चले आगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड। इनकर्ड किया भाई, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू बैंक। फिर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां चला जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन आगे कुछ बोल भी नहीं रहा, तो ठीक है ऐसे ही बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाया क्या हमने? वो भी बनाना पड़ेगा। छह हजार का खर्चा था, और ये पूरा का पूरा कहाँ चार्ज कर देंगे हम? टोटल मार देंगे। तो एक क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या आता है? जो हम बेच रहे हैं वो वाला आएगा। आगे क्या बोला? अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, तो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा ये तो। टू बैंक करके 12,000। ठीक है। फिर सेल्स। सेल्स का काम कहाँ आएगा? कॉस्टिंग PNL। बाय सेल्स कितना? 1 लाख, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड, मतलब फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड, यानी फिनिश गुड से आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितने का ट्रांसफर करवाया, वही तो बता रहे हैं। कितना है?
अरे एक होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो WIP से फिनिश गुड्स में आता है, और एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ रहा है, ठीक है। और फिर एक होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, हाँ वो फिनिश गुड से निकल के आया और उसमें तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड हुआ, वो कॉस्टिंग पीनल में जो जा रहा है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो क्या करना था अपने को, फिनिश गुड से, फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल्स जा रहा है ना, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 80,000, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का डेबिट में आ जाएगा 80,000। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर इनटू फिनिश्ड, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड जो हमने बनाया है, तो 65,000 का WIP कंट्रोल का क्रेडिट में आ जाएगा बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, कितने का, 65,000 का। क्लियर है, और ये फिनिश गुड्स कंट्रोल का डेबिट में आ जाएगा जो बन गया 65,000। क्लियर है, इसीलिए वो प्रोसेस पूरा पता होना जरूरी है। फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट द एंड ऑफ द मंथ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हुआ ये, तो बाय बैलेंस CD 40,000, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आगे क्या बोला था, प्रोडक्शन ओवरहेड को चार्ज करना है WIP में, कैसे, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड का जो भी खर्चा है वो कहां जाएगा, बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, एंड कितना होगा ये, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस था कितना, 20,000, उसका 150% 30,000, है ना, ये 30,000 WIP कंट्रोल का डेबिट में लिख दें, ठीक है। और कोई ट्रांजेक्शन है क्या, नहीं है, नहीं है, पहले लेजर पे चलो। 25,000 का गुड्स था और हमने परचेज किया 75,000, उसमें से 34,000 का हमने ट्रांसफर कर दिया बाय बैलेंस CD 60, लेजर मैच टोटल मार देना, है ना। WIP शायद मैच ही होगा, 5,000 क्या हो रहा है, ओवर चार्ज कर दिया, मतलब ज्यादा खर्चा रिकवर कर लिया। अब ज्यादा खर्चा रिकवर कर लिया तो एक तरह से फायदा, फायदा कहां जाना चाहिए, कॉस्टिंग PNL में, तो बैलेंस CD क्यों रख लो, जब हम कॉस्टिंग PNL बना रहे हैं तो कहां जाएगा ये, हाँ ये गेन हो रहा है, इट्स अ गेन,
ओवर एब्जॉर्प्शन इज अ गेन, अंडर एब्जॉर्प्शन इज अ खर्चा, और दिखाना पड़ेगा तो कहीं तो दिखाओगे उसको, अपने नेट प्रॉफिट निकालने के टाइम हम उस एक्सपेंस को शो कर देते हैं। यहाँ पे खर्चा ही कम हुआ था और ज्यादा खर्चा दिखा रहे हो तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। कितना? फिनिश गुड्स वो तो पड़ा है हमारे पास, 20,000 का गुड्स पड़ा है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे भी ज्यादा चार्ज कर दिया हमने। कॉस्टिंग पीएल का क्रेडिट में क्या क्या आ जाएगा? बाय डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी, अच्छा, एबनॉर्मल गेन बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल 5,000, फिर और प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 1,000, ठीक है। वेजेस कंट्रोल तो मैच है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल से कहां चला जाएगा ये? एटी सिक्स, ठीक है। कॉस्टिंग पीएनएल का डेबिट में आ जाएगा टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट है 86, बेचा 1,00,000 में, ठीक है। एक तो वो हो गया प्रॉफिट, प्लस अलग से 6,000 ओवर एब्जॉर्ब्ड है, वो भी प्रॉफिट है। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना? बुझी पैसा। हम्म, समझ में आया? इफ समझ में आया तो नंबर 5 ट्राई करो, ऐसा ही है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, सारे ड्राफ्टिंग करो और प्लॉट करो जो जो समझ में आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन फिर भी एग्जाम में चांसेस बन जाता है।
A fire destroyed some accounting records of a company. You have been able to collect the following from the spoiled paper records, and as a result of consultation with accounting staff for the month of January, incomplete ledger दिया हुआ है अपने पास में और कुछ डेटा है. बोलता है बैंक showed that 89,200 have been paid to creditors for raw material. तो यानी मटेरियल में आया होगा वो टू क्रेडिटर कितना 92,000. पेबल अकाउंट है क्या? पेबल है तो ओपनिंग बैलेंस कितना था? यहाँ पे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 16,400. ड्यूरिंग द ईयर हमने पे किया तो एंट्री होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना पे किया हमने? 89,200 पे किया. भाई साहब देना था 16,400, दिया 89,200 और अभी भी देना है 19,200. तो क्या चीज का डिफरेंस है? बाय परचेज बैलेंसिंग फिगर. परचेज तो नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट. समझ में आया? तो मटेरियल कंट्रोल का डेबिट में आ जाएगा टू क्रेडिटर्स 92,000. यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? Ending inventory of WIP includes material of 5,000 on which 300 direct labors are have been booked against wages and overhead. Oh my god. Ending WIP का bifurcation दिया हुआ. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. एंडिंग WIP यानी बैलेंस शीट की बात कर रहा है वो. उसके अंदर में क्या क्या है, क्या क्या लग चुका? मटेरियल लग चुका मेरा 5,000 का, 5,000 का मटेरियल. और क्या लगा है? डायरेक्ट लेबर 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स. और पर लेबर आवर हम पे करते हैं 10 रुपए. तो लेबर लग चुका है उस पे 3,000 रुपए का. याद है एक चैप्टर किया था आपने, लेकिन जहां पे ये बाइफिकेशन करते थे आप कि इतना परसेंट काम इतना हो चुका. प्रोसेस ओवरहेड. अरे इक्विवेलेंट यूनिट्स करके नहीं निकालते थे? नहीं, इनपुट किया आपने 10,000, आउटपुट में आपका नॉर्मल लॉस वगैरह भी था. फिर इनपुट में हम मानते थे पहले फीफो मेथड से हमने पहले ओपनिंग WIP बनाया होगा. अरे प्रोसेस कॉस्टिंग. तब फिर वहां पे भी तो ऐसे ही था, WIP का क्लोजिंग बैलेंस हम ऐसे ही निकालते थे. मटेरियल इतना लग चुका, लेबर इतना लग चुका, ओवरहेड. ओवरहेड रिकवरी रेट वाज 4 पर डायरेक्ट लेबर आवर. तो यानी जितने लेबर लगे होंगे उतना ही ओवरहेड लगा होगा मेरा. तो 4 रुपीज 300 आवर्स है इंटू 4 रुपीज करके कितना हो गया? 9,200. क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? आगे क्या बोल रहा है? द जॉब कार्ड शोड दैट वर्कर्स हैव वर्कड फॉर 7,000 आवर्स. द वेज रेट इज 10 पर आवर. तो यानी वर्कर ने 7,000 घंटा काम किया है. ठीक है जी. और तो कुछ डेटा ही नहीं है हमारे पास में, तो निकाले कैसे, क्या किया होगा इन्होंने?
वेजेस कंट्रोल तो वो तो है ही नहीं अपने पास, डाल के करे क्या? WIP से कहाँ? WIP में वेजेस आएगा, करेक्ट। 7,000 घंटा काम किया तो यहाँ वेजेस कंट्रोल बोल के आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपने वेजेस कंट्रोल में टू बैंक करके पे किया है 7,000 घंटा का, और वही तो 7,000 घंटा प्रोडक्शन के लिए लगा है, तो कितना खर्चा आ जाएगा? WIP में टू वेजेस कंट्रोल करके 70,000 आ जाएगा आपका। यहां तक हो गया। अब और तो कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास में, लेकिन जितना लेबर आर लगा होगा उतना ही तो इनडायरेक्ट खर्चा लग रहा है। देखो कैसे पता चला, ये आपके पास क्लोजिंग WIP का एक डेटा था कि डायरेक्ट लेबर क्लोजिंग WIP में 3,000 लग चुके हैं, उतना ही तो आपने ओवरहेड्स माना 3,000 इंटू 4 रुपीज करके। तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल से आप कितना चार्ज करोगे? बाय WIP कंट्रोल, सॉरी, 7,000 इंटू, हाँ, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल कितना? अब एक चीज समझो, क्रेडिट साइड का टोटल पता है, डेबिट साइड में मैच नहीं हो रहा है, तो क्या चीज एलिमेंट बाकी है WIP का? मटेरियल। कितना मटेरियल है? अरे लेबर का पता चल गया, इनडायरेक्ट खर्चा पता चल गया, और एक क्या एलिमेंट आता है WIP में? मटेरियल। तो टू मटेरियल कंट्रोल बैलेंसिंग फिगर, टू मटेरियल कंट्रोल बैलेंसिंग फिगर, और मटेरियल कंट्रोल का क्रेडिट में लिख देंगे क्या? बाय WIP कंट्रोल 53,000। तो बाकी बैलेंस मटेरियल पड़ा है हमारे पास कितना? 71,000। 32,000 प्लस 92,000 माइनस 53, तो मटेरियल कंट्रोल भी हो गया, WIP कंट्रोल भी हो गया, पेबल्स अकाउंट भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड खर्चा हुआ 29,600 और आपने चार्ज किया 28,000, तो बाकी क्या करें? अंडर एब्जॉर्ब्ड है। WIP से ही तो फिनिश गुड्स में आएगा, तो टू WIP कंट्रोल कितना? 1,51,000, और पहले से 24,000 का फिनिश गुड्स था और बनाया 151, और उसमें से 30 पड़ा है, बाकी कहां गया? बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,45,000। मुझे पैसा क्या चीज? समझ में आया?
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया था वहां पे भी हमने ओवरहेड जो कैलकुलेट करते थे, वेरिएबल ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ जितना एक्चुअल आवर्स था, राइट। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट था, और वैसे नहीं कनेक्ट कर पा रहे तो यही देख लो, डब्ल्यू में जितने डायरेक्ट वेजेस लगे उसी के बेसिस पे ओवरहेड लिया, तो जितना मेरा एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस लगा है उतना ही मेरा ओवरहेड हो गया। क्लियर है? चले आगे। रिकंसिलेशन बाद में सीखेंगे, पहले इस पे रिदम लिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताओ। फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है क्या शायद? हाँ कुछ वैसा ही है। क्या? ना 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 ना, ये ड्राफ्ट करो नंबर 1, लेजर्स ड्राफ्ट करो, जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको प्लॉट करो, फिर रिक्वायरमेंट पार्ट निकल जाएगा।
क्या हुआ, कहां तक पहुंचे आप लोग? देखो तीन चीजें, एक होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसको अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अलग चीज है, ये दोनों अलग है, ठीक है। फिर सेल होने के लिए चला जाता है। ये तीन चीज मान सकते हो तुम, जैसे ऐसे कर सकते हो, जो थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें से जब ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स का करते हैं तो वो हो गया मेरा सीओजीएस। उसके अंदर में जब तुम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे ऐड करते हो तो बन जाता है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट शीट में तो तीन ब्रेकअप ही था ये। क्यों, फिनिश गुड्स के अंदर में जब तुम खर्चा ऐड कर रहे हो तब जाके तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रहा है ना। फिनिश गुड्स के अंदर तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं उसको अपन। फिनिश गुड्स से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रहा है, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो तुम्हारा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स से जो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा वो हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स, ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स से कॉस्टिंग पीएनएल, ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ, बिना बनाए भी तो कर सकते हो। हाँ, तुम कॉस्ट ऑफ क्या लिखा, पॉइंट नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से हमने कहां भेजा होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऐड होके तो मेरा आगे जाता है ना। तो ये मेरा फिनिश गुड्स से मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया, हाँ फिनिश गुड्स में आएगा बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,95,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट बनाया कहां है, क्यों बनाते हैं? फिनिश गुड्स ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्ट करने के बाद जितना आगे भेज दिया वही तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल के कोई अकाउंट होता ही नहीं है। क्या क्या किया आपने, स्टोर लेजर कंट्रोल कंप्लीट हो गया क्या? $54,000 का स्टोर लेजर में गुड्स था, फिर आपने क्या किया? क्लोजिंग क्रेडिटर तो कुछ है नहीं, तो हमारा परचेज कितना हो गया? 90,000। 15,000 पहले से मांगता था और हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया, 1,05,000। तो 90,000 मेरा परचेज है, स्टोर लेजर का डेबिट में आ जाएगा। एकदम सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है जैसे अभी किया था। क्यों कंफ्यूज हो गए, अरे बाबा, कंफ्यूज होने जैसा तो कुछ था ही नहीं इसमें। देखो मैं ऐसी रफ में कर रहा हूं, स्टोर लेजर कंट्रोल, ओपनिंग बैलेंस कितना, टू क्रेडिटर 90,000 कैलकुलेट किया। फिर क्या है, WIP कंट्रोल, पहले से आधा अधूरा कितना बना हुआ है, 6,000।
6,000। फिर उसके बाद में फिनिश गुड्स कंट्रोल में 75,000 है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टोटल डेबिट फॉर अक्टूबर, यानी ये करेंट पीरियड का खर्चा बता रहा है 45,000। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू बैंक कितना 45,000, ये पूरे करेंट पीरियड का एक्सपेंस बता रखा है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स, इससे तो हमने बैलेंस निकाल ही लिया। ओपनिंग बैलेंस 30,000 था क्रेडिटर अकाउंट में। क्लोजिंग बैलेंस 15,000। आपने पे कितना किया, तो बाय परचेज बैलेंसिंग फिगर आ गया। क्रेडिटर अकाउंट क्लियर है। पॉइंट नंबर 1, द फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड बाय यूजिंग अ बजटेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर, यानी ये फिर से डायरेक्ट लेबर आवर पे डिपेंडेंट है। The budgeted for overhead for 2022 is 6,75,000 and the budgeted direct labor hour is 4,50,000। तो budgeted rate कितना हो गया 1.5 पर लेबर आवर, है ना। फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 66,000। 66,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर किया बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,95,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमें बनाना ही नहीं है। ऑन 31st October देयर वाज ओनली वन अनफिनिश्ड जॉब इन द फैक्ट्री, यानी ये क्या बता रहा है, WIP का क्लोजिंग बैलेंस जिसके ऊपर कितना लगा चुके हम 3,000 रुपए का डायरेक्ट लेबर आर, 3,000 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड 6,000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना, डायरेक्ट लेबर, तो ओवरहेड भी आ जाएगा। ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आ रहा है ना, 1.5 इंटू 1,200। अरे अभी तो एक क्वेश्चन में किया था। अरे क्या चीज, तो 1,200 घंटे पे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट लगा होगा मेरा, और इनडायरेक्ट कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन रेट 1.5 है, पहले नंबर पॉइंट में तो निकाला था। ये ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, टोटल 28,200 डायरेक्ट लेबर आवर्स वेर वर्कड। ओके, तो टू वेजेस कंट्रोल 28,200 इंटू क्या है रेट वेजेस का 3,000 डिवाइडेड बाय 1,200 कितना आ जाएगा इंटू 2.5 70,500। उतना ही तो ओवरहेड आया होगा, ओवरहेड इंटू 1.5 कर दो, 28,200 इंटू 1.5 42
तो बाई WIP कंट्रोल 42 300 लेबर के बेसिस पे तो चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे 2 WIP कंट्रोल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। हाँ 195 प्लस 66 माइनस 75 186। तो यही तो यहाँ पे हमने किया होगा फिनिश गुड्स कंट्रोल 186। तो यहाँ 2 स्टोर लेजर कंट्रोल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। एकदम सेम क्वेश्चन था जो अभी किया था। इतना देर से क्या कर रहा था तुम लोग? हम्म। एक्चुअली वो कंट्रोल का जो है वो तो कॉस्टिंग पे रहता है। हम्म। वही क्या था कॉस्ट लेजर वापस कॉस्ट लेजर वही स्टोर लेजर। क्या हुआ? कोई दिक्कत? आंसर ये नहीं है तो रिक्वायरमेंट पार्ट कुछ और है, वो सब लिखना पड़ेगा। क्या चीज? वो इंटरनेट चला ही नहीं बंद करके और वो तो सबको सामने से दिखाया गया
देखने दो क्या क्या क्वेश्चन होमवर्क में जा सकता है, तो पाई नहीं। आज क्या है, सैटरडे? कल तो टेस्ट डे, मंडे को क्लास होगा। कितना डराया ना, देखो आज तक इतना हार्ड पेपर सेट नहीं हुआ होगा, इतना हार्ड में लिया हमने तो निकल जाता। थ्री तो इजी है एकदम। टू भी तो होमवर्क रह सकता है, प्रॉब्लम क्या है टू में? देखो देखो खुश हो जाओ। इंटीग्रल सिस्टम है, ये ध्यान रखना। 2 और 3 दो होमवर्क कर लेना। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा कल, बाकी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन देखते हैं इसमें, सॉरी नेक्स्ट क्लास। फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सीख लेंगे उसी दिन, फिर अपने पास कंपाइलर रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।